हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैदी और कोकिला की आगे की भाग को। हम लोग पिछले वीडियो में कैदी और कोकिला के चार काव्यांश पढ़ लिया है हमने। क्या गाती हो से लेकर के ये यहाँ तक, ठीक है। कोकिल बोलो तक, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज इस अगली काव्यांश को, पांचवी काव्यांश को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले, पांचवी काव्यांश को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को फुल साइज में देखिए, जूम करके, ताकि ये पूरा कंप्लीट आपको दिखाई दे, अधूरा कटा हुआ दिखाई ना दे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है ये पांचवा जो काव्यांश है, ठीक। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया को क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसका संदर्भ आप लोग पहले की तरह लिखेंगे, बुक का नाम, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग में आप लोग लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल में करवाई जाने वाली काम के बारे में बताया है। जेल में उनके साथ में क्या क्या काम करवाया जाता है, उनसे क्या काम करवाया जाता है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को इसका व्याख्या बता देता हूं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, इससे पहले जो हम कविता पढ़े थे वो, उसमें कवि जो है पूछ रहे हैं कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कवि है वो पूछ रहे हैं कोयल से कि ऐसा क्या कारण है कि तुम इतनी आधी रात को दर्द भरी आवाज से बोल रही हो। तो फिर उसके बाद का ये काव्यांश है, उसमें पूछते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अरे कोयल, क्या तुम मेरे हाथ में लगी इन जंजीरों को तुम देख नहीं सकती हो, तुम इन हथकड़ियों को क्या देख नहीं सकती हो, इस कारण से तुम चिल्ला रही हो क्या, इस दर्द से चिल्ला रही हो क्या, इस कारण से आपको दर्द हो रही है क्या। अरे पगली, अरे कोयल, ये हमारे लिए गहना है, ब्रिटिश राज का गहना है, यह कोई हमारे लिए जंजीर नहीं है, ये तो हमारे सम्मान की बात है, हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। जो आज़ादी के दीवाने होते हैं वो लोग यह मानते हैं कि अंग्रेज़ों के काल में अगर कोई किसी को ये हथकड़ियाँ लग जाती है तो उनके लिए गर्व की बात है। तो यहाँ पर वैसे ही कवि बताते हैं कि ये तो हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, ये हमारे लिए एक गहने के समान है, यह कोई जंजीर नहीं है, इसको हम जंजीर नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बताते हैं कि उनके साथ में क्या क्या करवाया जाता था। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और बताते हैं कवि यहाँ पर कि कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू, जो कोल्हू से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल या फिर और किसी भी तेल निकाला जाता है, तो उस समय कहा जाता था कि लगभग 30 लीटर तेल इनसे एक दिन में निकलवाया जाता था। इतना मेहनत करने के बाद इनको खाने पीने के लिए दिया जाता था। अगर कोई कैदी जो है ऐसा काम नहीं करता था तो उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। तो वो बता रहे हैं कि कोल्हू का चर्रक छूं जीवन की तान, हम लोग कोल्हू से तेल निकालते थे। जहाँ पर एक आदमी है जो वहाँ एक लकड़ी को ऐसा रहता है, वहाँ पर जो आप अभी पिक्चर पे देख रहे हैं ये चित्र, वैसे ही वहाँ पर एक आदमी रहता है, वो उसको पकड़ के घूमता है, जिससे किसी भी अनाज से या किसी भी दलहन से क्या होता है, तिलहन से तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो उसको बता रहे हैं कि ये जो कोल्हू का जो चर्रक चूं है, जिससे ये जो आवाज़ आती है वो हमारे जीवन की तान बन गई है, जीवन के लिए गीत बन गई है, हम उसी को सुन करके गुनगुनाते रहते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और वह बताते हैं कि हम यहाँ पर पत्थर भी तोड़ते हैं, जिससे गिट्टियों पर हमारी उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि हमने अपनी जो गुणगान है और अपनी जो
कविताएं हैं, जो तान है, वो सब चीज उन गिट्टियों में लिख दिया है, ऐसा हमको महसूस होता है। आगे बोलते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और इसके साथ साथ और क्या करते हैं, मोट खींचते हैं। मोट खींचने का मतलब पानी निकालने के लिए, कुएं, गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए अंग्रेज सरकार जो है, जो कैदी होते थे उनको वहाँ लगाते थे, वो पानी निकालते थे, उसमें बैलों की जगह पर उन कैदियों को लगाया जाता था। जहाँ पर बैल होते थे, एक लंबा सा लकड़ी होता था, उस लकड़ी में, जैसे अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वैसे ही कैदियों को वहाँ पर लगाया जाता था, और वो कैदी जो है पानी निकालते थे और उन पानी से खेतों की सिंचाई करवाते थे। ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। वो जो जुड़ा है, जो जुआ है, वो अपने पेट पर लगा करके वहाँ से मोट खींचता हूँ, मैं पानी निकालता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और मैं यह नहीं मानता हूँ कि मैं किसी कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, यह नहीं मानता हूँ, मैं तो यह मानता हूँ कि मैं इस ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसके अकड़ को निकाल रहा हूँ। ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता था कि मैं ब्रिटिश लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और इस कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, जबकि मैं यह सोचता हूँ कि मैं तो इस कुएं से इन ब्रिटिश हुकूमतों का क्या कर रहा हूँ, उनका अकड़ निकाल रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पर कवि बोलते हैं कि दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, मतलब लगता है कि तुम जो है हमको खुश रखने के लिए, यहाँ पर हमारी उम्मीद को जगाने के लिए, हमारे मतलब उम्मीद न टूटे, इस कारण से तुम दिन में आवाज नहीं करती हो, इस कारण से तुम क्या कर रही हो, रात में आवाज करती हो, ताकि हम जो सुबह जो काम करते हैं उस समय हमारा ध्यान ना भटके और हम इन ब्रिटिशों के, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उनके अकड़ को तोड़ पाए। लगता है इस कारण से तुम इतने आधी रात को चिल्ला रही हो, सुबह आप नहीं चिल्लाती हो, इस कारण से आप क्या करती हो, इस समय इतनी रात को चिल्ला रही हो। ठीक है, आगे है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि पूछते हैं कि इस शांत समय में, इतनी आधी रात को, जब सभी लोग शांत हैं, तो इस समय तुम रो क्यों रही हो, और तुम्हारी इस रोने से अंधकार को बेद रोक रही क्यों हो, तुम्हारी आवाज से ये अंधकार जो है भिद रहा है, इनको भेद करके तुम्हारी आवाजें आ रही है, यहाँ तक आवाज आ रही है, अरे कोकिल बोलो तो, तुम रो क्यों रही हो इतनी शांत माहौल में, इतनी आधी रात को, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति वो रही क्यों हो। यहाँ पर कवि बोलते हैं कि तुम ऐसे मीठी आवाज में और ऐसे रुलाने वाली आवाज में मधुर विद्रोह बीज, ठीक है, तो विद्रोह की मीठी बीज तुम बो क्यों रही हो, तुम विद्रोह की बीज क्यों बो रही हो अपनी मीठी और इस करुण आवाज से, करुण आवाज से तुम ऐसा विद्रोह की बीज क्यों बो रही हो, अरे कोकिल बोलो तो, आखिर तुम ऐसा मधुर विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो। लगता है, मुझको तो ऐसा लगता है कि तुम हमारी हिम्मत को, हम फ्रीडम फाइटर्स की हिम्मत को बढ़ाना चाहती हो, इस कारण से तुम यहाँ पर मधुर विद्रोह की बीज बो रही हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कवि जो है बोलते हैं, उस कोयल के बारे में बता रहे हैं और उस शासन के बारे में भी बता रहे हैं। कोयल काली है, रात भी काली है, सब चीज़ काली है, तो इस काले काले संसार है, जो अंधकारमय जीवन है, उसके बारे में यहाँ पर कवि जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो कविवर क्या बोलते हैं, काली तू रजनी भी काली, काली तू भी क्या है, काली है, और ये रजनी, रजनी का मतलब होता है रात, और रात भी क्या है, काली है। अरे कोयल तू तो काली ही है, और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और इस शासन, जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी शासन है, इसकी जो करनी है, इनका जो कर्म है, वो भी काला है।
इनकी जो अत्याचार है वो काला है, वो सही नहीं है, ये लोग भी काले कर्म कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, और तो और ये जो लहर है वो भी काली है, हमारी जो कल्पनाएं हैं वो भी काली है। मेरी लाल कोठरी मेरी काल कोठरी काली, और तो और इन सब के साथ साथ में मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली ही है। यहाँ पर कोई प्रकाश या कोई रोशनी नहीं आती है, इस काल कोठरी में भी अंधकार ही है। यहाँ यह काल कोठरी भी काली ही है। टोपी काली, कमली काली, टोपी, और हम लोग जो ये टोपी पहने हुए हैं वो भी काला ही है। और कमली काली, कमली का मतलब होता है कंबल, जो हमको ये कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है वह कंबल भी क्या है, काली ही है। अरे कोयल, ये हमारे जो सब चीज़ें हैं, तू भी काली है, ये रात भी काली है। इस ब्रिटिश शासन की जो हुकूमत है, इनकी जो शासन प्रक्रिया है, वो सब चीज़ क्या है, काली ही है। यहाँ अत्याचार ही है, हमारी कल्पना, यहाँ इनकी काली कल्पना भी काली है, काल कोठरी भी काली है, यहाँ अंधेरा ही है, हम जो टोपी पहने हैं वो भी काली है, हमारा जो कंबल है वो भी काली है। और क्या बताते हैं, मेरी लौ श्रृंखला काली। लौ श्रृंखला किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, जो हथकड़ी उनको लगी हुई है, जो जंजीर से, जिस जंजीर से वो बंधा हुआ है, उसको बता रहे हैं कि जो लौ श्रृंखला है वो भी काली ही है। सब कुछ यहाँ पर काली ही काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की हुंकृति, हुंकृति का मतलब होता है हुंकार, और ब्याली का मतलब होता है सर्पिणी। सर्प, सर्पिणी, सर्प से बना हुआ सर्पिणी है ना। किस पर है गाली ए आली, आली, यहाँ पर आली का मतलब होता है सखी। आली किसको बोलते हैं, सखी। तो इन दोनों लाइनों का, इन दोनों लाइन पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर कवि जो है बोलते हैं कि ये सर्पिणी के जैसा पहरेदारों की हुंकार है, जो अंग्रेजी हुकूमत की जो हुंकार है वो हमको कैसा लगता है, ब्याली की तरह, जो सर्पिणी की तरह लगती है। ये जो अंग्रेजी शासन है वो सर्पिणी की तरह है, और उनकी जो हुंकार है हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो हमको गाली दे रहे हैं। ये हुंकृति की ब्याली, तीस पर है गाली ए आली, ये जो अंग्रेजी हुकूमत है उनकी जो हुंकार है वो हमको गाली जैसे लगती है। हम अपने ही देश में इनके गुलाम हो गए हैं, हम इनके गुलाम हो गए हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। अगली काव्यांश में हम लोग अगली काव्यांश को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।